Welcome all of you to our channel Lab Tech Guru. If you are new viewers on our channel, then you must share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, फूड पॉइजनिंग या बोट्यूलिज्म इज काउज्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरिया। आपको पूछा जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग या बोट्यूलिज्म जो है वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोस्ट्रीडियम सबटिलिस। अब यदि मैं बात कर लेता हूँ बोट्यूलिज्म के बारे में, तो बोट्यूलिज्म क्या है, एक रेयर लेकिन सीरियस कंडीशन है जो कि बैक्टीरिया जो हमारा क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म है, तो क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम के द्वारा जो टॉक्सिन प्रोड्यूस किया जाता है उसके वजह से ये हमारा बोट्यूलिज्म होता है। ठीक है, और इसके 3 फॉर्म्स हैं। ठीक है, कौन फॉर्म्स बोल सकते हैं बोट्यूलिज्म के? एक तो फूड बॉर्न बोट्यूलिज्म हो जाएगा, वॉर्न बोट्यूलिज्म हो जाएगा, एक इन्फेंट बोट्यूलिज्म हो जाएगा। ठीक है, जैसा नाम है, नाम के अकॉर्डिंग जैसे हमारा फूड बॉर्न बोट्यूलिज्म है, तो इसमें क्या होता है कि यदि हम जो इंजेक्शन यदि हम लोग करते हैं फूड का, यदि वो कंटेमिनेटेड होगा बोट्यूलिनम टॉक्सिन से, तो हमें फूड बॉर्न बोट्यूलिज्म हो जाएगा। ठीक है, वॉर्न बोट्यूलिज्म में भी यही है, जो वॉर्न होता है उसके आसपास यदि ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से वॉर्न बोट्यूलिज्म हो जाएगा। और यदि मैं बात करूं इन्फेंट बोट्यूलिज्म के बारे में, तो इन्फेंट बोट्यूलिज्म में ये जो होता है ऐसे ये आपको याद रखना है 2 to 8 मंथ के बीच जो होता है ये प्रेजेंट होता है, और जो बेबी होते हैं उसके ये इंटेस्टाइनल ट्रैक में स्पोर ग्रो करता है। ठीक है, जो बोट्यूलिनम का स्पोर होता है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम का, वो ग्रो करता है बेबी के इंटेस्टाइनल ट्रैक में। तो कई बार ये क्वेश्चन राइज होता है कि किस एज के जो बेबी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो 2 to 8 मंथ। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द यूनिवर्सल ट्यूमर। आपको पूछा जा रहा है इनमें से यूनिवर्सल ट्यूमर जो है वो हम किसको जानते हैं कि वो यूनिवर्सल ट्यूमर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिम्फोमा। ये जो लिम्फोमा है, लिम्फोमा में क्या है, एक यूनिवर्सल इसको ट्यूमर इसलिए भी बोलते हैं, ये एविडेंटली लोकेटेड होता है। ठीक है, और ये जो होता है आप ये कह सकते हैं ये सॉफ्ट जो टिश्यू होता है वो सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर इसको आप कह सकते हैं। इसमें कई बार ये आता है कि जो हमारा लिपोमा होता है उसमें क्या कंपोज्ड होता है, तो आपको बताना है कि इसमें फैट सेल कंपोज्ड होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ये मूवेबल होते हैं और ये पेनलेस होते हैं ये ट्यूमर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरिया काउज ट्रैकोमा इन ह्यूमन बींग्स। आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स में ट्रैकोमा डिजीज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लैमिडिया। ठीक है, इसको यदि पूरा नाम यदि देखा जाए तो क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, ऐसे तो फिर नाम से पता चल जाएगा कि ट्रैकोमैटिस है तो ट्रैकोमा से डिजीज काउज करता है। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, हमारे आई को इन्फेक्ट करता है। आपको याद रखना है ट्रैकोमा जो डिजीज है इसमें हमारा कौन सा बॉडी का पार्ट्स जो होता है इन्फेक्ट होता है, तो हमारा आई है। ठीक है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो इसमें होता क्या है कि ये कंटामिनेटेड यदि हम कोई आइटम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, जैसे कि हैंड कर्चिप्स है, उससे ये हमारा ये ट्रैकोमा पास हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आई में बहुत इरिटेशन होता है। ठीक है, ईचिंग होगा, और जो आई होता है वो नोटिस किया जाता है कि कई बार आई लिड जो होता है वो स्वेल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से पस जो होता है पस का भी ड्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो कई बार ये जो अनट्रीटेड ट्रैकोमा होता है उसके वजह से ब्लाइंडनेस भी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ बैक्टीरिया लैक्स द सेल वॉल। आपको पूछा जा रहा है इनमें से कौन से टाइप के बैक्टीरिया हैं जिनमें सेल वॉल की कमी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा निमोनी भी आप कह सकते हैं। माइकोप्लाज्मा निमोनी में क्या होता है, सेल वॉल की कमी होती है, और ये क्या होता है हमारा एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से भी इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसके ऊपर ये अफेक्टेड नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ANA टेस्ट इज डन इन द डायग्नोसिस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज। अब पूछा जा रहा है कि ANA टेस्ट जो है उसको हम लोग करते हैं किस डिजीज को डायग्नोज करने के लिए। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ANA टेस्ट के बारे में समझते हैं। ये हमारा एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट है। ठीक है, और इसमें क्या देखा जाता है, ये हमारे बॉडी में, आपके ब्लड में ये टेस्ट क्या देखता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी को देखता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे क्या है, ये जो हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ये जो डिजीज़ होता है वो काउज कैसे होता है, किसकी वजह से होता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होगा वो खुद ही अपने ही सेल्स के ऊपर यदि अटैक कर देता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो डिजीज होगा आप ये कह सकते हैं इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जब हमारा इम्यून सिस्टम जो होगा अटैक करता है हमारे अपने टिश्यू के ऊपर ही। ठीक है, जैसे ल्यूपस है, तो ल्यूपस में क्या होता है, ये अफेक्ट करता है आदमी के जॉइंट्स, स्किन, किडनी, ब्लड सेल्स, ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स, इन सब को। तो यदि कोई क्वेश्चन आता है ल्यूपस से रिलेटेड तो आप ज़रूर बताएं कि इसमें कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय टी सेल। आपको पूछा जा रहा है किस टाइप के इम्यूनिटी को जो है वो टी सेल प्रोवाइड करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में जो हमारा साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है उसके द्वारा डिस्ट्रैक्शन होता है इन्फेक्टेड सेल्स का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग मैक्रोब्स कैन काउज ब्लाइंडनेस। आपको पूछा जा रहा है इनमें से कौन से मैक्रोब्स हैं जो कि ब्लाइंडनेस काउज करते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लैमिडिया। इसके बारे में हम ट्राइकोमा वाला जो एक हमारा क्वेश्चन था उसमें हम इसके बारे में बखूबी देख चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट्स टेक प्लेस इन एप्टोसिस। आपको पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा इवेंट जो होता है एप्टोसिस में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं एप्टोसिस के बारे में। तो एप्टोसिस जो है एक आप ये बोल सकते हैं एक फॉर्म है जिसमें प्रोग्राम सेल डेथ होता है, और ये अगर कहाँ होता है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ये जो बायोकेमिकल इवेंट्स है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सेल होता है, सेल में चेंजेस भी होते हैं, सेल डेथ भी होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द ओरल कैविटी। आपको पूछा जा रहा है कि ओरल कैविटी का जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, ये जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है ये हमारे ओरल कैविटी के लाइनिंग से अराइज होता है। ठीक है, ये कार्सिनोमा, और आप इसको मोस्ट कॉमन कैंसर कर सकते हैं ओरल कैविटी का। और इसका यदि रिस्क फैक्टर पूछा जाए तो टैबैको और स्मोकिंग ये इसका रिस्क फैक्टर हो जाएगा। इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी इनके इस्तेमाल से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अल्फा हेमोलाइसिस अकर्स इन विच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरिया। अब पूछा जा रहा है जो अल्फा हेमोलाइसिस होता है वो किस टाइप के बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेफाइलोकोकस निमोनी। ठीक है, जो स्टेफाइलोकोकस निमोनी होता है वो अल्फा हेमोलाइसिस करता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा हेमोलाइसिस, बीटा हेमोलाइसिस और गामा हेमोलाइसिस जो होता है वो कैसा होता है। तो इसमें सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो कल्चर लेते हैं, ब्लड अगार कल्चर लेते हैं। ठीक है, मीडियम लेते हैं, और ब्लड अगार मीडियम में क्या होता है कि 5% सिर्फ ब्लड होता है। ठीक है, ये टेस्ट करता है बैक्टीरिया की एबिलिटी को कि वो रेड ब्लड सेल्स को जो है, एरिथ्रोसाइट्स को जो है वो लाइस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसके लाइस करने के एबिलिटी को टेस्ट करता है। और इस कंडीशन में जैसे यदि अल्फ़ा हेमोलाइसिस हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पार्शियल हेमोलाइज होता है ब्लड, और एक पैटर्न, ग्रीनिश पैटर्न दिखता है, उससे हम पता लगा ले सकते हैं कि हमारा स्टेफाइलोकोकस निमोनी है। ठीक है, बीटा हेमोलाइसिस यदि होगा तो उसमें कंप्लीट लाइसिस होगा, और जो गामा हेमोलाइसिस होता है उसमें कुछ भी लाइसिस नहीं होता है, यानी जैसा था हमारा कल्चर मीडियम तो वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लड सेल्स आर अफेक्टेड बाय द मलेरियल पैरासाइट। आपको पता जा रहा है कि मलेरियल पैरासाइट के द्वारा जो है वो ब्लड का कौन सा सेल जो होता है अफेक्ट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरबीसी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, कई बार ये होता है कि मलेरियल पैरासाइट का नाम पूछा जाता है,
तो आपको बताना है कि जो मलेरिया पैरासाइट्स होता है जैसे प्लाज्मोडियम फॉल्सीपैरम है, प्लाज्मोडियम विवैक्स है, इन सब के वजह से हमारा मलेरिया काउज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ जूनोटिक वायरल डिजीज। आपको पूछा जा रहा है इनमें से जूनोटिक वायरल डिजीज कौन सा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निपा वायरस इन्फेक्शन। ये जो निपा वायरस इन्फेक्शन होता है ये किसके द्वारा फैलता है, तो ट्रांसमिट होता है ये ह्यूमंस में पिग्स और फ्रूट ब्रैड्स के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बीटा हेमोलाइसिस अकर इन विच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरिया। आपको बीटा हेमोलाइसिस के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा बैक्टीरिया बीटा हेमोलाइसिस करेगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। ठीक है, ये जो होता है ये बीटा हेमोलाइसिस करेगा। अब हेमोलाइसिस के बारे में मैंने एक इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें मैंने बता रखा है आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एनके सेल्स आर अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। इनमें से पूछा जा रहा है कि ये जितने भी आपको दिए गए हैं सेल, इनमें से एनके सेल का टाइप कौन होगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट। ठीक है, एनके मतलब हमारा नेचुरल किलर। ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं ये साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स रिलीज करते हैं जो कि जो अल्टर्ड सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हेल्पर सेल, सुप्रेशर सेल एंड द साइटोटॉक्सिक सेल आर ड्राइव फ्रॉम। आप पूछा जा रहा है हेल्पर सेल, सुप्रेशर सेल और साइटोटॉक्सिक सेल जो है ये किससे ड्राइव होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टी सेल्स। ठीक है, तो काफ़ी आसान सा ये क्वेश्चन था, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सारे क्वेश्चन। आप लोग ज़रूर इसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से देख के एग्ज़ाम में जाएं ताकि जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, और हाँ ये भी आप जितने भी ऑप्शन जो हमारे हैं तो उस ऑप्शन को भी आप ज़रूर देख के जाएं अच्छे तरीके से। कई बार ऑप्शन से ही क्वेश्चन फिर से अराइज होता है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट पहुंचाने वाले हैं ये सारे वीडियोस। तो आप इससे कंटिन्यू आप हमारे चैनल पे बने रहें और इस तरह की और भी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।